आपने हॉलीवुड मूवी इंटरस्टेलर में ब्लैक होल ज़रूर देखा होगा। तब आपके मन में यह सवाल ज़रूर आया होगा कि यह दिखता कैसा है या किस तरह ब्रह्मांड की हर वस्तु को अपने अंदर निगल लेता है। क्या इसे ब्रह्मांड में एग्जिस्ट भी करना चाहिए? इन सवालों को समझना आज 21वीं सदी में भी बड़ा मुश्किल है। परंतु आप कल्पना कीजिए, एक लड़का जो गंभीर बीमारी के कारण अपने जीवन के अंतिम दिनों के काफ़ी करीब है, वो अपनी नोटबुक में गणित के कुछ थ्योरम लिखता है और उन थ्योरम की ओरिजिनल कॉपी को अपने मित्र जो कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय के बहुत बड़े गणितज्ञ हैं उनके पास भेजता है। वे उस थ्योरम को पढ़ते हैं, उसे प्रूफ करने की बहुत कोशिश करते हैं, परंतु उन्हें कोई हल नहीं मिलता। अगले करीब 100 वर्षों तक इसे कोई हल नहीं कर पाया। अब साल आता है 2002 का, जब एक डच गणितज्ञ सेंडर ज़्वेगर्स ने इस थ्योरम को हल किया और बताया कि इसके प्रयोग से हम ब्लैक होल की क्वांटम एंट्रोपी को समझ सकते हैं। और कई वर्षों के बाद सन 2019 में हमने सर्वप्रथम ब्लैक होल की तस्वीर ली। लेकिन आपको यह बात ज़रूर जाननी चाहिए कि सर्वप्रथम ब्लैक होल की तस्वीर 2019 में ली गई थी। फिर 100 वर्षों पहले सन 1920 में उस लड़के ने उस थ्योरम में ब्लैक होल की कल्पना कैसे की और किस तरह यह साधारण लड़का गुलामी के दौर में भी सबसे महान गणितज्ञ के रूप में उभरा। इन सब सवालों के जवाब आज हम इस वीडियो में जानने वाले हैं। हम बात कर रहे हैं हमारे देश के सबसे महान गणितज्ञ श्रीनिवास रामानुजन की। रामानुजन का जन्म 22 दिसंबर 1887 को तमिलनाडु के एक छोटे से गांव ईरोड में हुआ था। ये एक ब्राह्मण परिवार में जन्मे थे। इनकी माता का नाम कोमलता अम्मल था। इनके बारे में आपको मैं वीडियो में आगे बताऊंगा कि किस तरह इनके कारण रामानुजन की तबीयत और अधिक बिगड़ती गई। इनके पिता का नाम श्रीनिवास अयंगर था। कपड़े की दुकान पर मुनीम का काम करते थे। यह श्रीनिवास रामानुजन का पैतृक घर है। यहाँ रहते समय रामानुजन अपने घर पर किराया से रहने वाले कॉलेज के छात्रों को गणित की ट्यूशन देते थे। गणित में उनकी रुचि चरम तक जब पहुंची जब उन्होंने मशहूर गणितज्ञ जॉर्ज शूबिस्केर की बुक सिनॉप्सिस ऑफ एलिमेंट्री रिजल्ट इन प्योर एंड अप्लाइड मैथमेटिक्स को पढ़ा। यह उस समय की सबसे बड़ी और कठिन गणित बुक थी। उन्होंने इसमें लिखे थ्योरम को समझा ही नहीं, बल्कि इसके आधार पर नए थ्योरम्स बनाए। वे गणित की दुनिया में इतने डूबे रहते थे कि बाकी विषयों पर उनका ध्यान कभी गया ही नहीं। इस वजह से गणित को छोड़कर बाकी सभी विषयों में वे फेल हो गए। जैसे जैसे उन्होंने 1907 में कक्षा 12वीं की प्राइवेट परीक्षा दी, पर इस बार भी वे सफल नहीं हो पाए। वे छोटे मोटे काम करके तथा ट्यूशन चलाकर अपने घर का खर्च उठा रहे थे। अब साल आता है 1909 का, जब मात्र 9 वर्ष की जानकी अम्मल से उनका विवाह कर दिया जाता है। हालांकि वह उनके साथ रहने अभी नहीं आई। अब समय के साथ उनके घर की स्थिति और अधिक बिगड़ती चली गई। वे काम मांगने के लिए एक मिल कंपनी के मालिक के पास गए। जब रामानुजन ने अपने प्रमाण पत्र दिखाए तो उन्होंने कहा, इसकी कोई ज़रूरत नहीं है, तुम्हें कंपनी का हिसाब किताब संभालना है, तुम्हें 18 रुपये मासिक वेतन दिया जाएगा। और उन्होंने काम पसंद आने पर वेतन बढ़ाने की बात कही। परंतु रामानुजन स्वभाव के बहुत भोले और शांत थे। उन्होंने मैनेजर साहब से कहा, मैं अपने गणित में की गई रिसर्च और थ्योरम मिल कंपनी के मालिक को दिखाऊं, शायद वह मुझसे प्रसन्न होकर मेरा वेतन बढ़ा दे। जैसे ही उन्होंने गणित में किया गया कार्य मालिक को दिखाया, मिल के मालिक का दिमाग घूम गया। उन्होंने कहा, मेरी कंपनी का हिसाब किताब तो केवल अंकों का है, परंतु इन थ्योरम में अंकों को छोड़कर सब कुछ है। अगर मैं तुम्हें नौकरी पर रखूंगा तो तुम सब कुछ बिगाड़ दोगे। रामानुजन का दुर्भाग्य तो देखो, ही इज़ ए मैथमेटिकल जीनियस। उस मिल मालिक ने रामानुजन को नौकरी से निकाल दिया क्योंकि रामानुजन द्वारा किया गया कार्य उसकी समझ से परे था। पर चलो, हीरे की असली परख तो जौहरी को ही होती है। रामानुजन के जीवन में वह जौहरी बनकर आए रामचंद्र राव, जो उस समय के जाने माने गणितज्ञ और भारतीय गणित सोसाइटी के सचिव भी थे। उन्होंने रामानुजन का कार्य देखा। यह कार्य उनको अविश्वसनीय लगा।
उन्होंने 25 रुपये प्रतिमाह देने का वादा किया और मद्रास पोर्ट पर क्लर्क की नौकरी दिलवा दी। यहाँ से रामानुजन का जीवन थोड़ा सामान्य जरूर हुआ, पर उनकी प्रतिभा को वह सम्मान नहीं मिला जिसके वह हकदार थे। अब उनके घर की स्थिति पहले से काफ़ी बेहतर है। उन्होंने अपनी धर्मपत्नी जानकी को भी मद्रास बुला लिया। अब मद्रास पोर्ट के चेयरमैन के कहने के कारण अब वो अपने रिसर्च पेपर कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय में भेजने लगे। उन्होंने कई गणितज्ञों को लेटर लिखे, परंतु जवाब सिर्फ एक का आया, डॉक्टर G.H. हार्डी। यह रामानुजन के जीवन में साक्षात भगवान बनकर आए। डॉक्टर हार्डी ने जब रामानुजन के गणित के रिसर्च वर्क को देखा तो वह स्तब्ध रह गई। रामानुजन के लेटर से उन्हें उनकी दयनीय स्थिति का पता चलता है और वे उन्हें लंदन आकर रिसर्च करने के लिए बोलते हैं, परंतु उस समय समुद्र पार करके जाना पाप माना जाता था और कहा जाता था कि जो समुद्र पार करेगा वह अपने धर्म से भ्रष्ट हो जाएगा। परंतु डॉक्टर G.H. हार्डी ने रामानुजन को बुलाने के लिए काफ़ी प्रयास किया। उन्होंने अपने मित्र E.H. नेविल को रामानुजन को मनाने के लिए भेजा। देवी नामगिरी थायर के सपने में आकर समुद्र पार करने की अनुमति देने पर वे अपनी इंग्लैंड यात्रा पर निकले। वे 17 मार्च 1914 को मद्रास बंदरगाह से SS नवेसा जहाज पर सवार होकर इंग्लैंड की यात्रा के लिए निकले और स्वेज नहर से होते हुए 14 अप्रैल 1914 को लंदन पहुंचे। वहां पहुंचकर डॉक्टर G.H. हार्डी ने कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय के दिग्गज और उस सदी के सबसे महान गणितज्ञों के साथ रामानुजन की मीटिंग अरेंज की। कुछ गणितज्ञ उनकी प्रतिभा को देखकर अचंभित थे, परंतु कुछ गणितज्ञ रामानुजन को फ्रॉड समझ रहे थे, क्योंकि वे सिर्फ थ्योरम लिखते थे परंतु उन्हें प्रूफ नहीं करते थे। वे कहते थे कि मुझे प्रूफ करने में कोई दिलचस्पी नहीं है। तो यह कार्यभार डॉक्टर G.H. हार्डी और उनके मित्र लिटिलवुड ने उठाया। इस तरह उन्हें अपने गणित की फॉर्मूलों की दुनिया में डूबे रहने के लिए पर्याप्त समय मिल जाता था, परंतु हर समय एक समान नहीं होता। उनके जीवन में उतार चढ़ाव तो अनंत रहे हैं। इसी बीच प्रथम विश्व युद्ध भी शुरू हो जाता है। युद्ध शुरू होने के कारण कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय के गणितज्ञ, डॉक्टर्स, वहां पढ़ रहे छात्र आदि सभी को युद्ध में शामिल होना पड़ा। इसी बीच इंग्लैंड का ठंडा मौसम और युद्ध के कारण शाकाहारी भोजन की कमी आदि सभी समस्याओं के कारण रामानुजन को ट्यूबरकुलोसिस नामक बीमारी हो जाती है और एक लंबे समय तक परिवार से दूर रहने के कारण उनकी मानसिक स्थिति भी बिगड़ जाती है। मैंने आपको वीडियो के शुरू में बताया था कि किस तरह रामानुजन की मां के कारण उनकी तबीयत और अधिक बिगड़ जाती है। रामानुजन ने कैम्ब्रिज जाते समय अपनी पत्नी से कहा, मैं तुम्हें महीने में 2 बार पत्र लिखा करूंगा। वे युद्ध के समय अपनी पत्नी जानकी को पत्र लिखा करते थे, परंतु उन पत्रों के जवाब वाली चिट्ठी को उनकी मां छुपा देती थी। बाद में पूछने पर उनकी मां ने चिट्ठी छुपाने वाली बात पर कहा, मैंने रामानुजन और जानकी कुंडली को ज्योतिषी को दिखाया था। अगर इन दोनों का मिलन हुआ तो रामानुजन की जवानी में मृत्यु हो जाएगी। पत्र का जवाब न मिलने से उनका मन और अधिक अशांत हो गया और तबीयत बिगड़ गई। जैसे तैसे उन्होंने अपने जीवन के 5 वर्ष गणित की रिसर्च के लिए लंदन में बिताए। उनके कार्य को पूरी दुनिया ने सराहा और उन्हें रॉयल सोसाइटी के फेलो के रूप में चुन लिया गया। किसी भी गणितज्ञ के लिए यह उस समय का सबसे बड़ा सम्मान था। रामानुजन के गिरते स्वास्थ्य के कारण वे 1919 को भारत वापस लौट आते हैं। वापस आने पर उनका भव्य सम्मान होता है, उन्हें मेडिकल सुविधाएं दी जाती है, परंतु उनके स्वास्थ्य में सुधार नहीं आता है। भारत लौटने के ठीक 1 वर्ष बाद 26 अप्रैल 1920 को मात्र 32 वर्ष की आयु में उनका निधन हो जाता है। उनके द्वारा खोजे गए थ्योरम ब्रह्मांड की अनसुलझी पहेलियों को सुलझाने में हमारी मदद करते हैं। आज के समय तक 21वीं सदी में भी उनके द्वारा लिखे गए कई थ्योरम को सुलझाना बहुत मुश्किल है। रामानुजन की मृत्यु के बाद 74 वर्ष तक उनकी पत्नी जानकी अम्मल विधवा का जीवन यापन करती है। उन्होंने कभी विवाह
नहीं किया। यह श्रीनिवास रामानुजन के प्रति अपार प्रेम और समर्पण का प्रत्यक्ष प्रमाण है।